नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी फ्री शिक्षा, 10 लाख रुपए का मुआवजा भी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। शनिवार को प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना में अपने माता पिता को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक अनाथ हुए सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ऐसे में जो बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें सरकार लोन लेने में मदद करेगी। बयान के अनुसार इस लोन पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फंड से किया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 साल तक के बच्चों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा और प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स फंड द्वारा किया जाएगा। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम बच्चों के समर्थन और सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। एक समाज के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें और उज्जवल भविष्य की आशा जगाएं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपोर्टिंग आवर नेशंस फ्यूचर लिखा। इसका हिंदी में मतलब होता है राष्ट्र के भविष्य का समर्थन करना। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रामदेव की मुश्किलें बढ़ी, आईएमए के बाद अब फीमा ने भी भेजा कानूनी नोटिस। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के बाद अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि फीमा ने भी रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा है। फीमा ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से रामदेव को कानूनी नोटिस थमा दिया है। फीमा ने कहा है कि बाबा रामदेव ने सस्ते प्रचार के लिए एलोपैथी को लेकर निराधार दावे किए जिसकी वह निंदा करता है। साथ ही फीमा ने खुले तौर पर रामदेव से अपने दावों के पीछे सबूत देने या फिर माफी मांगने की बात कही है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्यवाही करने का ऐलान किया। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना संकट के बीच देश में आयुर्वेद और एलोपैथी की जंग तेज हो गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के बयानों और नए वीडियो के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। इस बीच कई एलोपैथिक डॉक्टरों ने रामदेव के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। साथ ही उन्हें 1000 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भी भेजा गया। उधर बाबा रामदेव का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें बाबा रामदेव कह रहे हैं कि किसी के बाप में उन्हें अरेस्ट करने का दम नहीं है। हालांकि बाबा रामदेव के बयान को लेकर उनके करीबी आचार्य बालकृष्ण ने सफाई में कहा कि यह वीडियो पुराना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन में फिर तेजी से बढ़ने लगे कोरोना के नए केस, वैक्सीनेशन के बाद भी तीसरी लहर का खतरा मंडराया। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। शुक्रवार को यहां 4182 नए केस सामने आए। ये यहां पिछले 2 महीनों में कोरोना के नए मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में ब्रिटेन में लॉकडाउन हटाने की योजना अधर में लटक सकती है। दोस्तों ब्रिटेन में अब तक 44 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि यहां अब तक 1,27,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। इस बीच ब्रिटेन ने कोरोना के एक और टीके को मंजूरी दे दी। अब यहां जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज के टीके भी लगाए जाएंगे। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस साल 1 अप्रैल के बाद कोरोना के यहां सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते कोरोना के नए मरीजों की संख्या में 24% की बढ़त देखी गई है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक मरीजों की बढ़ती संख्या ने ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है और उन्हें तीसरी लहर का खतरा दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस को चीन ने वुहान लैब में बनाया, ब्रिटेन और नॉर्वे के वैज्ञानिकों का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस कहां से आया है, क्या ये चीन की लैब में बना है, ऐसे सवालों के जवाब अभी भी बाकी है और दुनिया इन सवालों के जवाब जानना चाहती है। दुनिया भर के रिसर्चर और शोधकर्ता ये जानने में जुटे हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई। इसी क्रम में ब्रिटिश प्रोफेसर एंगलस डलगिस्ट और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर सोरेनसन ने दावा किया है कि कोरोना वायरस को चीन की लैब में बनाया
बनाया गया है। दोनों वैज्ञानिकों की रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस सैंपल में यूनिक फिंगरप्रिंट मिला है, जो कि लैब में वायरस से छेड़छाड़ के बाद ही संभव है। ब्रिटेन की न्यूज वेबसाइट डेली मेल ने इस आशय की खबर प्रकाशित की और दोनों वैज्ञानिकों द्वारा लिखे गए शोध पत्र के आधार पर इसे लिखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अध्ययन से पता चलता है कि चीनी वैज्ञानिकों ने वायरस को वुहान की लैब में गेन ऑफ फंक्शन प्रोडक्ट पर काम करते हुए बनाया है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च अमेरिका में अस्थायी रूप से बैन है। इस रिसर्च में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न वायरस को ज्यादा संक्रामक बनाने के लिए लैब में डेवलप किया जाता है ताकि इंसानों पर इसका असर ज्यादा हो। रिसर्च के मुताबिक चीन वैज्ञानिकों ने गुफा में मिलने वाले चमगादड़ से प्राकृतिक कोरोना वायरस का बैकबोन लिया और इस वायरस में एक नया स्पाइक जोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा संक्रामक और जानलेवा कोविड-19 वायरस मिला। रिसर्चरों ने यह भी कहा कि कोविड-19 में प्राकृतिक कोरोना वायरस का कोई पुराना प्रमाणिक अंश नहीं मिलता है। साथ ही लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ का पता न चले, इसके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग की गई है। dailymail.com के साथ ब्रिटिश प्रोफेसर एंगलस डगलिस ने कहा कि हमें लगता है कि वहां रेट्रो इंजीनियरिंग से वायरस को बनाया गया था, बाद में इसे बदल दिया गया और फिर इसे ऐसा सीक्वेंस दिया गया जो कि कई साल पहले की स्थिति में था। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में वुहान लैब में सबूत को नष्ट किए जाने को लेकर भी सवाल उठाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने कहा बंगाल के कल्याण और विकास के लिए मोदी के पैर छूने को भी हूं तैयार। जी हां दोस्तों, भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर बदले की राजनीति का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया वह मुख्य सचिव अल्पन उपाध्याय को बुलाने के फैसले को वापस ले और वरिष्ठ नौकरशाह को कोविड-19 संकट के दौरान लोगों के लिए काम करने की इजाजत दे। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनकी सरकार के लिए हर कदम पर मुश्किल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे अब भी विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार को पचा नहीं पाए हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि अगर बंगाल की वृद्धि और विकास के लिए उनसे मोदी के चरण छूने को कहा जाए तो वह इसके लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा क्योंकि आप भाजपा की हार पचा नहीं पा रहे हैं। इन्होंने मोदी और अमित शाह की ओर इशारा किया। आपने पहले दिन से हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी। मुख्य सचिव की क्या गलती है? कोविड-19 संकट के दौरान मुख्य सचिव को वापस बुलाना दिखाता है कि केंद्र बदले की राजनीति कर रहा है। चक्रवात से हुए विनाश पर प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में मौजूद नहीं रहने के कारण हो रही आलोचना के बारे में बनर्जी ने कहा कि यह बैठक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होने वाली थी। भाजपा नेताओं को इसमें क्यों बुलाया गया? उन्होंने दावा किया कि बीते कुछ दिनों के दौरान चक्रवात का सामना करने वाले राज्यों गुजरात और ओडिशा में ऐसा ही समीक्षा बैठकों में विपक्ष के नेताओं को शामिल नहीं किया गया था, तो फिर यहां पर भाजपा नेता को क्यों शामिल किया गया? इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में तीसरी लहर और खतरनाक होने की आशंका। रोजाना 45,000 केस और 9,000 लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है। आईआईटी दिल्ली की है चेतावनी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के संभलते हालात के बीच आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट ने केजरीवाल और केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में राजधानी को रोजाना 45,000 कोरोना के मामलों के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान रोजाना करीब 9,000 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। आईआईटी डी रिव्यू एंड रिकमेंडेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस फॉर GNCT नाम की रिपोर्ट में 3 स्थितियों का जिक्र किया गया। पहली स्थिति में कोरोना की दूसरी लहर की जैसी स्थितियों के रहने पर मरीजों की संख्या, अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या और ऑक्सीजन की जरूरत अनुमान किया गया। दूसरी स्थिति में नए मामलों के 30% बढ़ने के बाद की जरूरतों पर आधारित है। तीसरी स्थिति संक्रमितों के आंकड़ों में 60% की बढ़ोतरी होने पर है। इसी स्थिति में रोजाना 45,000 से अधिक मामले सामने आने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 10वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, देश में कहर ढा रही कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए यूपी सरकार ने 10वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द करने की घोषणा की है। इसी साल 10वीं की परीक्षा में बैठने वाले सभी स्टूडेंट्स को औसत अंक देकर अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। राज्य के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि इस साल महामारी के हालात को देखते हुए यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। इस फैसले से 10वीं के एग्जाम में बैठने वाले 29,94,312 बच्चों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि कक्षा 10वीं के बच्चों को 11वीं कक्षा में प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
सागर हत्याकांड मामला, सुशील कुमार की पुलिस रिमांड 4 दिन बढ़ी, हर 24 घंटे में होगा मेडिकल। जी हां दोस्तों, सागर हत्याकांड मामले में गिरफ्तार ओलंपियन सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। शनिवार को दिल्ली पुलिस ने उसे रोहिणी कोर्ट में पेश किया और अदालत से 7 दिनों की अतिरिक्त रिमांड मांगी। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुशील की रिमांड सिर्फ 4 दिनों के लिए बढ़ाने का फैसला सुनाया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सुशील कुमार उस जघन्य अपराध का मास्टरमाइंड और मुख्य अपराधी है जिसमें एक युवा पहलवान की मौत हुई थी। एक आरोपी के वीडियो क्लिप और चश्मदीद गवाह के बयान से यह बात स्पष्ट है। वहीं पिछले 6 दिनों से रिमांड के दौरान भी सुशील कुमार ने सहयोग नहीं किया है। हमारे लिए आपत्तिजनक सबूत जुड़ाना कठिन है। आरोपियों के मोबाइल फोन भी अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। वारदात वाले दिन जो कपड़े सुशील ने पहने थे वो भी बरामद करना है। ऐसे में हम कोर्ट से 7 दिन की अतिरिक्त रिमांड की मांग करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गंगा यमुना में बहते शवों का मामला, याचिका में हुई मांग। जी हां दोस्तों, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा और यमुना नदी में बहते शवों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। वकील विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि नदियों में तैरते और आसपास रेत में दबे शवों का यो मिलना नदियों के पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि नदियों किनारे से शव को जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि इकोसिस्टम पर मंडरा रहे खतरे को दूर किया जा सके, नदियों के पर्यावरण संतुलित हो। वहीं दोस्तों याचिका में यह भी कहा गया है कि नदियों में तैर रहे इन शवों की वजह से नदियों के आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी को नया खतरा हो सकता है, उन्हें किसी नए तरह के संक्रमण हो सकते हैं। याचिका में मांग की गई है कि सरकार 3 स्तरीय कमेटी केंद्र, राज्य और पंचायत स्तर पर गठन करे ताकि शवों की बेअदबी न हो और उनका गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार हो सके। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस वक्त क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 16,94,71,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 35,23,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, अर्जेंटीना, जर्मनी आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,77,29,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 3,22,000 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटों के दौरान 1,73,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि यह मामले पिछले कई दिनों से लगातार कम हो रहे हैं। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी जासूसों के पास चीन के खिलाफ कुछ सबूत मौजूद, WHO को भी क्लीन चिट मिलना है मुश्किल। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को कोरोना वायरस के ओरिजिन यानी कि कहां से शुरुआत हुई है की सच्चाई पता करने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए 90 दिन का वक्त दिया गया है। अब दोस्तों सवाल यह है कि बाइडेन ने इस मामले की जांच के आदेश अब क्यों दिए हैं। ऐसा तो नहीं कि चीन पर शक और WHO की जांच पर सवाल आज उठ रहे हैं। याद कीजिए दोस्तों कि अमेरिका में पिछले साल नवंबर में हुआ राष्ट्रपति चुनाव, तब राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ताल ठोक कर दावा किया था कि कोरोना चीनी वायरस है और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास इसके सबूत मौजूद हैं। उन्होंने सही वक्त पर इन सबूतों को सामने लाने का दावा भी किया था। बहरहाल ट्रंप चुनाव हार गए, उनके तमाम वादे और दावे धरे के धरे रह गए। अब दोस्तों 20 जनवरी 2021 को बाइडेन राष्ट्रपति बने। अब करीब 4 महीने बाद वे फिर कोरोना के ओरिजिन पर दुगनी स्पीड से जांच करा रहे हैं। हैरानी चीन की चिड़चिड़ाहट को लेकर भी है। अब वो अमेरिका को साइंस और फैक्ट्स का ज्ञान दे रहा है। कुछ दिन पहले छोटे मुल्कों को कोरोना पर मदद की लॉलीपॉप थमा रहा था। दोस्तों कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वायरोलॉजिस्ट इयान लिपिक कहते हैं कि हो सकता है कि इस जांच के बाद भी हमें कुछ पता न लगे। ये भी हो सकता है कि जितना अभी पता है उससे ज्यादा कुछ न मिले। इयान ने पिछले साल की शुरुआत में चीन का दौरा किया था, वहां के पब्लिक हेल्थ ऑफिसर से बात भी की थी।
वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भी कोई देश जांच की बात करता है तो चीन हमेशा पीछे हट जाता है। उसने तो WHO की टीम तक को अपने देश में एंट्री नहीं करने दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, धरती के गर्म होने का रिकॉर्ड टूटने का खतरा। दुनिया जलवायु परिवर्तन के पीक पॉइंट से केवल 5 साल है दूर। लू बारिश के साथ पानी की कमी बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में धरती के गर्म होने का रिकॉर्ड टूट सकता है। वैज्ञानिकोों ने यह खतरा जताते हुए कहा है कि 2021 से 2025 के बीच एक साल ऐसा होगा जो सबसे अधिक रिकॉर्ड गर्मी वाला होगा। 40% तक 1.5 डिग्री तापमान बढ़ने का खतरा है। वो साल 2016 में पड़ी गर्मी को पीछे छोड़ सकता है। तापमान बढ़ने से लू, अत्यधिक बारिश और पानी की कमी बढ़ सकती है। यह दावा अमेरिकी, चीनी समेत दुनिया के 10 देशों के वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में किया है। पिछले एक दशक में 1.5 डिग्री तापमान बढ़ने की आशंका मात्र 20% थी, लेकिन नई रिपोर्ट में यह खतरा अब 40% बताया गया है। ऐसा होता है तो 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौते में निर्धारित तापमान के ऊपर उठ जाएगा। मौसम वैज्ञानिक लियोन हरमैनसन का कहना है कि दुनिया 1.5 डिग्री तापमान बढ़ने की ओर है। इसे रोकने के लिए तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, RBI ला रहा है 100 रुपए का नया नोट। वार्निश वाली करेंसी न फटेगी और न ही पानी में गलेगी। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 100 रुपए का नया नोट लाने जा रहा है। दोस्तों खास बात यह है कि नया नोट चमकदार होगा और यह खासा टिकाऊ भी होगा। वार्निश लगे इस नोट को पहले ट्रायल के तौर पर जारी किया जाएगा, बाद में इसे बड़े पैमाने पर उतारा जाएगा। RBI ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया कि वार्निश पेंट होने के कारण नया नोट ना तो फटेगा और ना ही पानी में गलेगा, लिहाजा इस नोट को ज्यादा संभाल कर रखने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल दोस्तों, रिजर्व बैंक को हर साल लाखों करोड़ों रुपए के गंदे या फिर कटे फटे नोट रिप्लेस करने पड़ते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए दुनिया के कई देश प्लास्टिक नोटों का इस्तेमाल करते हैं। अब रिजर्व बैंक ने भी इसे आजमाने का फैसला कर लिया है, यानी दोस्तों जल्दी आपके हाथ में प्लास्टिक के नोट होंगे, जिसमें आपको ना तो फटने का डर होगा, ना ही बारिश से गीले होने का डर होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट। जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरी बिहार, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में हल्की बारिश देखी गई है। वहीं दोस्तों बात करें आगामी 24 घंटों की, तो अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण और गोवा, आंतरिक कर्नाटक, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के साथ धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना 8,000 रुपए तक हुआ सस्ता, लगातार 4 दिनों से गिर रहे हैं रेट। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर जोरदार गिरावट देखने को मिली है। सोना वायदा 4 दिनों में 550 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा टूट चुका है। सराफा बाजार में सोना सस्ता हो रहा है। सोने की जून वायदा में शुरुआत अच्छी रही, लेकिन दूसरे हाफ में गिरावट होने लगी है। वैसे दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने की कीमत 48,404 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, जबकि दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 71,090 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी के एफसीआई के क्लर्क पर सीबीआई का छापा, 2.17 करोड़ रुपए और 8 किलो गोल्ड बरामद, नोट गिनने की मशीन भी मिली। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक एफसीआई का क्लर्क घोटाले कर करके अरबपति बन गया। सीबीआई ने जब उसके घर पर रेड की तो नोटों के ढेर और जेवरात देखकर टीम हैरान रह गई। सूत्रों के मुताबिक गुड़गांव की एक सिक्योरिटी एजेंसी ने सीबीआई की भोपाल ब्रांच में मामले की शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि एफसीआई का क्लर्क किशोर मीणा और मैनेजर समेत 3 लोग लगातार रिश्वत वसूल रहे हैं। इस शिकायत के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपियों को रिश्वत के पैसे लेने के लिए एक मंदिर में बुलाया। वहां पहुंचने पर क्लर्क समेत 3 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि किशोर मीणा रिश्वत की सारी रकम अपने घर पर ही रखता था। इसके बाद सीबीआई ने शुक्रवार रात को उसके भोपाल में बने घर पर छापा मारा। वहां से सीबीआई अब तक 2.17 करोड़ रुपए और 8 किलो सोना बरामद कर चुकी है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में चांदी भी मिली है।
सीबीआई की टीम ने किशोर के घर से 2.17 करोड़ रुपए के साथ ही नोट गिनने की मशीन भी बरामद की है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की पहली आईपीएस महिला अधिकारी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।